नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनको समाज के बारे में बहुत गहरी जानकारियां हासिल हैं और राजनीति में भी वे बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। उनका नाम है डॉक्टर एस.एन. गौतम। एस.एन. गौतम साहब इस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। इसको जो है राष्ट्रीय मैंने इसलिए कहा क्योंकि नेशनल लेवल की ये पार्टी है, लेकिन इस पार्टी का नाम है लोकतांत्रिक जनता दल, जिसके कोषाध्यक्ष एस.एन. गौतम साहब हैं। अब उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पार्टी का गठन कब और कैसे हुआ और इस पार्टी के सर्वेसर्वा पहले कौन थे और इस पार्टी के मेन मकसद क्या है, उसको लेकर भी उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब से। नमस्कार सर। जय भीम। मैं डॉक्टर एस.एन. गौतम। आपने एक प्रश्न किया है कि इस पार्टी का गठन कब हुआ। 2018 में माननीय शरद यादव जी के नेतृत्व में मई के महीने में हमने इसकी स्थापना की थी और तालकटोरा स्टेडियम में इसका एक भव्य आयोजन किया गया था। तब से ये पार्टी बनाई गई है। मेरा आपसे ये कहना है कि शरद यादव जी वास्तविक तौर पर लोगों का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड के सर्वेसर्वा की हैसियत से रहे थे और वही वास्तविक हकदार थे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार ने छल कपट करके पार्टी को हाईजैक कर लिया और मजबूरी में जो है आप लोगों को लोकतांत्रिक जनता दल बनाना पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बात आपने प्रश्न में ही कह दी है उस पर मैं और ज्यादा क्या कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और जब शरद जी को उन्होंने सर्वेसर्वा से जब हटाया तो उनके पास में सब कुछ संसाधन और अपनी वो थी, तो उन्होंने अपने उस राइट का अपने तरीके से उपयोग किया है। इसलिए इस पर मैं कोई ये कमेंट करूं कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, किस बात का। उन्होंने शरद जी को पार्टी से निकाल दिया था तो अलग पार्टी बनाना एक आवश्यक हो गया और उसे बनाया गया, जिसका नाम लोकतांत्रिक जनता दल रखा गया। इस वक्त जो है आपने अपनी जो पार्टी बनाई है सब लोगों ने मिलकर, इस पार्टी के प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, राजनीति में सबसे पहला उद्देश्य तो ये होता है कि राज सत्ता पर अपने आप को कायम रखना जी, ये राजनीति का एक अर्थ है और ये क्या और कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन उस राज सत्ता में आप करेंगे क्या, आपकी सोच क्या होगी, ये आपको दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या रहेगी। और इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस दल की जरूरत इसलिए पड़ी कि संवैधानिक तौर पर मानवीय अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए दल की जो जरूरत पड़ती है अपनी बात को स्पष्ट तौर पर कहने के लिए और मानवीय आधार पर इस देश में जिस बात को उठाया जा सकता था, और शरद यादव जैसा व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में थे और उन्होंने जब इस बात को दोहराया कि इस बात को कैसे लिया जाए, तो हमने इस पार्टी का गठन किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, उनके मार्गदर्शन में खड़े हुए। और आज भी हमारा प्रयत्न ये है कि शरद यादव जी के बताए हुए रास्ते में, जिसमें लोकतांत्रिक सोच होनी चाहिए, जातिवाद का महत्व नहीं होना चाहिए, जातीय वैमनस्यता आपस में नहीं होना चाहिए। वैचारिक तौर पर हम लोग एक दूसरे से अगर सहमत है तो हम जातियों को छोड़ करके एक दूसरे का सहयोग करें, ये हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य। अब आप हमें ये बताइए कि हमारे देश में जातीय राजनीति का बोलबाला है और जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ और फिर नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना की भी गई। अब पूरे देश में भी जातिगत जनगणना किए जाने की बात है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सरकार के इस बात का स्वागत करते हैं। इन परिस्थितियों में जातिगत जनगणना की उन्होंने बात स्वीकारी है, लेकिन आज जातिगत जनगणना की इसलिए जरूरत है कि गत 75 साल में हमने कितना विकास किया है। सन 1931 की जनगणना के बाद ईमानदारी के साथ में कोई भी जनगणना अभी तक नहीं हुई है। इसलिए आज जरूरी है
कि विशेषकर आजाद होने के बाद देश कुछ, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो जातियां हो या व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था का ऐसा एक रूप रहा है कि सत्ता में रहने वाले लोग और कुछ जातिगत तौर पर अपने आप को उच्च समझने वाले लोगों ने यहाँ की पूरे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, और इसको किस तरह से एक आम नागरिक तक पहुंचाया जाए, इस सोच के लिए हम संघर्षरत हैं। इसलिए हमने ये राजनीतिक दल का गठन भी किया है और उस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से जो है पूरे विश्व में जो भारत का डंका बज रहा है, उससे हम बहुत जल्दी जो है विश्व में निर्णायक स्थिति में आ जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखिए, पहली बात, विश्व को समझने के लिए विदेश नीति और कूटनीति का बहुत अच्छा जानकार होना बहुत जरूरी है। जहां तक मैं अपने प्रधानमंत्री की स्पीच को कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की स्पीच राजनीतिक स्पीच होती है, वोट के लिए होती है। उनकी कोई भी स्पीच इतनी गंभीर नहीं है कि विदेश नीति पर उनके विचारों को, उनकी सोच को हम स्वीकार कर लें। हमको अच्छी तरह पता है कि आज संसार में हमारी क्या स्थिति इन्होंने पहुंचा दी है, हम किस आधार पर आज दबी जबान से वो ये कह रहे हैं। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रीज को, जिसमें पिन से लेकर के दांत को साफ करने की पिन और ब्रश और ये सब चीजें हमें विदेश से मंगानी पड़ रही है, ये सब कुछ आखिर इस स्थिति पर 10 साल में देश को पहुंचाया किसने? जो लोग अपने समाज को जागरूक करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं, आया किसने? जो लोग अपने समाज को जागरूक करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं, उनको तो उतनी तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे लोग, जिनको भारतीय जनता पार्टी या अन्य उद्योगपतियों का सहयोग है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में गुंडे टाइप के लोगों को लेके धरना प्रदर्शन करते हैं और उनको यूपी की पुलिस तक जो है सहयोग करती है। और कोई आदमी अगर ऐसा करे तो उठा के बंद कर दे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि अंबेडकर जी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन से रास्ते को अपनाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत से प्रश्नों का बहुत स्पष्ट तरीके से आपको जवाब दूं। अंबेडकर की विचारधारा किसी दलित के लिए नहीं है, अंबेडकर की विचारधारा किसी ओबीसी के लिए नहीं है। अंबेडकर की जो भी विचारधारा है वो राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा मजबूती का कोई काम कर सकती है तो अंबेडकर की वो विचारधारा काम कर सकती है जिसमें वो कहती है शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। समाज को अगर एकजुट रखना है, इतिहास को अगर समझना है तो शिक्षित होना बहुत पहली जरूरत है। इसलिए एक तो अंबेडकर को ये कहना कि ये दलित या उसके हैं, मैं समझता हूँ ये अंबेडकर का नहीं, भारत का स्वयं की अपनी लोगों का अपमान करना है। भारत की नारी जो किसी भी वर्ग की हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे इस्लाम से जुड़ी हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन महिला को 50% को जो सम्मान दिया गया, जो यहाँ के हर उस पीड़ित को जिसको शिक्षा नहीं थी उसको शिक्षा के लिए उन्होंने आह्वान किया है। तो इसलिए ये कहना कि डॉक्टर अंबेडकर दलित हो या उसके है, ये तो सिर्फ वही व्यक्ति कह सकता है जो गंदी सोच रखता है, चाहे वो ग्वालियर का वो मिश्रा हो, एडवोकेट या कोई भी हो, या कोई भी जज भी हो सकते हैं। इस देश में जो जातिवादी वैमनस्यता है जो दिखती नहीं है लेकिन वो झलकती रहती है, ऐसे लोगों को हमें कुचलना भी पड़ेगा और ऐसे लोगों को हमें सबक भी सिखाना पड़ेगा। जब तो आगरा में जो घटना हुई है, हॉस्पिटल में जो जमीन के ऊपर जो है गौतम बुद्ध साहब की और अंबेडकर जी की जो है मूर्ति को जो है टाइल्स की शक्ल में कर दिया, उस पर बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस तरह की घृणास्पद बातों पर ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता कि ये तुच्छ लोगों की और बहुत ही निकृष्ट सोच के लोगों का एक तरीका होता है, जो पहले कभी गाय का मांस फेंक देते थे तो मस्जिदों में और मंदिर में फेंक देते थे सुअर का, जो सुअर और गाय के मांस को फेंकते तो झगड़े कराते थे। ये इस तरह के आतताई और आतंकवादी लोग हैं, इनको एक्सपोज करके इनको ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस तरह से कोई भी जातिवादी सोच पर अगर मैं भी गलत कमेंट करता हूं, जैसे मैं ये कहता हूं कि इस देश को
ब्राह्मण कभी देश नहीं बनने देगा। मैं इसका स्पष्ट एक आपको अर्थ बता दूं। मेरे ब्राह्मण दोस्त हैं, ब्राह्मणों के साथ खाना पीना रहना सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये किसने अधिकार दे दिया कि ब्राह्मण मुझे नीच कहे या किसी और को नीच कहे और खुद को उच्च कहे? मैं इस बात का विरोध करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जातिवाद जिसने बनाया है वो उसका नाम है ब्राह्मण, और जातिवाद अगर खत्म करेगा तो ये ब्राह्मण की पहली जिम्मेदारी है, तभी हमारा राष्ट्र बनेगा। इसलिए मैं ब्राह्मण को कहता हूँ कि तुम्हें आगे आना ही पड़ेगा, चाहे राजी आओ या गलत तरीके से आओ, आना ब्राह्मण को ही आगे पड़ेगा कि ये जातियों को हम खत्म करते हैं। और आज के बाद देखिए, अमेरिका ने बम डाला जापान को, अमेरिका जापान जाता है और माफी मांगता है। सदियों से इस देश का शोषण ब्राह्मणों ने जातिवादी व्यवस्था से करवाया, लेकिन कोई भी शंकराचार्य, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जो अपने आप को मठाधीश मानता है, ये बात कहने को तैयार नहीं है कि मानवता के आधार पर जातिवादी शोषण जो हुआ है हमारी गलत नीतियों के कारण हुआ है, और इन नीतियों को हम समाप्त करते हैं और भारत में जातिवाद को खत्म करते हुए फिर कोई भी चीज है। देखिए, यहाँ पे जाति घृणा है और किसी भी तरह की किसी को घृणा नहीं। भूखा मर रहा है, मेहनत करके खा लेगा, लेकिन जातिगत तौर पर डॉक्टर गौतम है, अगर डॉक्टर है, जाति बता दो तो उन्होंने कहा पीछे बैठ जाइए, आप इस मंदिर में आगे नहीं जा सकते। इससे बड़ी बात एक आपने और पूछा थी, क्या कारण है कि लोग बाग इन नेताओं को ज्यादा सहयोग दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी बनाए दलितों के नाम पर। देखिए, विभीषण हर समय सत्ता का सुख भोगता है और संघर्ष हर समय उन लोगों को करना पड़ता है जो अपने आप में ईमान के तौर पर सही होते हैं। रावण की मानसिकता क्या थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं भी रावण के कैरेक्टर को अशोभनीय कैरेक्टर नहीं बताया जाता है, सिर्फ एक बात को छोड़ के। ये हर व्यक्ति के साथ होगा, तो विभीषण जहां भी होंगे, सुग्रीव जहां भी होंगे, ये सब लोग लाभान्वित होंगे और संघर्ष जनता को करना पड़ेगा जो हम लोग करते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 श्रेणियां हैं, लेकिन ब्राह्मण उसी एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है अपने कर्मों से, और ब्राह्मण के अगर कर्म जो है नीच है तो वो शूद्र कहलाएगा। तो भगवत गीता ने तो क्लियर कट कह दिया है कि चारों श्रेणियां कर्म के आधार पे हैं, ना कि जाति के आधार पे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, किताबों में लिखी हुई बात है, किताबों की मानिए। सच्चाई के धरातल पर जो सच नहीं है वो एक विचार है। आप किसी एक अछूत का नाम बताइए जो ब्राह्मण बन गया हो, जो शंकराचार्य बन गया। अरे ये काल्पनिक कहानियां हैं, काल्पनिक कविता है। क्या आप सोचिए, युद्ध भूमि में वो कलम लेके कृष्ण बैठे हुए थे या वो राइटर बैठा हुआ था? ये एक भावनात्मक राइटिंग वर्क है जो बाद में किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत ज्यादा सम्मान मिला, उनकी शिक्षा के दम पे ही तो मिला। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष बने, तो कैसे बने? अगर दलित थे तो उस हिसाब से तो उनको जो इन ब्राह्मणों को लेना नहीं चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखते हुए में लिख रहे हैं जी, सबके बीच में बैठ के विचार कर रहे हैं, लिख रहे हैं जी, लिखते हुए दिख रहे हैं जी, परिस्थिति दिख रही है कि किताबों में लिखी हुई बात है, किताबों की मानिए। सच्चाई के धरातल पर जो सच नहीं है वो एक विचार है। आप किसी एक अछूत का नाम बताइए जो ब्राह्मण बन गया हो, जो शंकराचार्य बन गया। अरे ये काल्पनिक कहानियां हैं, काल्पनिक कविता है। क्या आप सोचिए, युद्ध भूमि में वो कलम लेके कृष्ण बैठे हुए थे या वो राइटर बैठा हुआ था? ये एक भावनात्मक राइटिंग वर्क है जो बाद में किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत ज्यादा सम्मान मिला, उनकी शिक्षा के दम पे ही तो मिला। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष बने,
तो कैसे बने? अगर दलित थे तो उस हिसाब से तो उनको जो इन ब्राह्मणों को लेना नहीं चाहिए। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखते हुए में लिख रहे हैं जी, सबके बीच में बैठ के विचार कर रहे हैं, लिख रहे हैं जी, लिखते हुए दिख रहे हैं जी, परिस्थिति दिख रही है कि हाँ भाई लिखा जा सकता है जी। ये कोई युद्ध भूमि थोड़ी है कोई क्षेत्र की जिसमें जाने कितने अरबों लोग आ गए। तो बहुत से दलितों ने भी जो युद्ध में हिस्सा लिया तब तो वो क्षत्रिय की भूमिका में आ गए ना। मैं देखिए, ये काल्पनिक कहानियां किंवदंतियों को मैं अनावश्यक तौर पर न उनके प्रूफ देता हूँ और न उस पर अपना बहस करके मैं अपने आप को। दलितों ने कोई योगदान नहीं दिया आजादी में। आजादी के योगदान को अगर आप दलितों को जानना चाहते हो तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से एक लेके आ गए। देखिए, मिस्टर ह्यूम ने एक किताब लिखी जी, वो इटावा के कलेक्टर थे 1857 में, जब रानी झांसी के डे टू डे मूवमेंट हुए, पूरे उनकी किताब में लिखे हुए हैं। उसमें जंगली मंगली नाम के लोग, जिसे आज वाल्मीकि कहा जाता है, उन बच्चों ने गोरिल्ला युद्ध करते हुए 98 में 1878 में वहाँ एक गांव है मलायन, अमायन गांव में 2 दिन तक अंग्रेज और सिंधिया की सेना को घुसने नहीं दिया था। और उसके गेट पर जो एक भंगी बाबा का चबूतरा है, वहां पर इन लोगों ने साथ दिया। लेकिन कहीं भी डॉक्टर ह्यूम की किताब में तो लिखा है, लेकिन किसी भी इतिहासकार ने जो भारत के है उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये आपका चोरा चोरी कांड हुआ, चोरा चोरी कांड में बांके चमार और एक यादव है, छोटू यादव है, क्या मतलब ये इस तरह के जो नाम है, जिस बांके चमार पर उस पीरियड में 50,000 रुपया अंग्रेजों की तरफ से इनाम था कि इसे कोई मारेगा, क्योंकि उसने अंग्रेजों को मारा था, उसका कहीं नाम नहीं मिलता है। कितने लोग बात गोरखपुर और उस रास्ते में चमारों को फांसी पर चढ़ाया गया। ये दादरी में कितने गुजरों को, असंख्य गुजरों को फांसी पर चढ़ाया गया। इनका कहीं कोई नाम नहीं आता है। नाम आता है उन लोगों का जिनके परिचित थे, लोगों लिख सकते थे, जिनको संपर्क बने, उन लोगों को अपने चांस मिला। तो इस तरह की बातों पर देखिए, जो गुजर गया है उसको गड़े हुए मुर्दे उखाड़ करके देश को बर्बाद न किया जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा इतिहास भूल गया है या छूट गया है, आप उसको करेक्ट करिए, लेकिन उसके लिए विवाद खड़ा मत। सर एक सवाल और अपने लोगों को बताइए। एक सवाल के जवाब, वाल्मीकि जी जो है किस जो है समुदाय जाति से थे? देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हैं, वाल्मीकि सफाई कर्मचारी नहीं थे। वो एक उस समय की उस जाति व्यवस्था में एक प्रकांड विद्वान और पंडित थे जिन्होंने लिखा। देखिए, जो साहित्य को लिखता था वो विद्वान होता था, वो विद्वान को पंडित कहा जाता था। उनकी जाति विशेष वो खुद एक तो उन्हें बताया जाता है कि वो डाकू थे या लुटेरे थे, हो सकता है, लेकिन उन्होंने किताब को लिखी जिसके कारण वो मशहूर हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अभी जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए आपने जो है क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, और जो आपकी 1 तारीख की जो है कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक होने वाली है उसका प्रमुख एजेंडा क्या? देखिए, हमारा एजेंडा है, बिहार का इलेक्शन ही हमारा प्रमुख एजेंडा है। और जो पुलवामा और पहलगांव में जो अभी कांड हो चुके हैं, या आगरा या ग्वालियर में जिस तरह का अभी सामाजिक बिखराव की जो स्थिति आई है, हम इस पर मंथन करके समाज को कैसे प्रगतिशील रास्ते की तरफ लेके जाया जाए। और समाज का मतलब मेरा किसी जाति विशेष से नहीं, मेरा है भारत के उस जनमानस से जो भारतीय संविधान में विश्वास करता है। हमें उन सबको लेकर के साथ साथ चलना चाहिए, जिसमें अक़लियत के लोग, जिसमें पिछड़ गए समाज के जिन्हें अछूत कहा जाता था और बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में आज भी हैं, हम उन लोगों को अपने साथ लें और
विकास की धारा में आगे कैसे समानता के रास्ते पर लाया जा सके, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहे हैं जीवन भर। आगे भी हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस तरह की विचारधारा के लोगों के साथ जुड़ें और देश को प्रगतिशील रास्ते पर लेकर चलें। जावेद रजा साहब जो है अभी आप लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आपको ये पूरी उम्मीद और आशा है कि जिस तरीके से आपके दल का नाम है लोकतांत्रिक जनता दल, पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी? देखिए, ये तो लोगों के ऊपर निर्भर करती है। कायम नहीं रहेगी तो हम खुद पछताएंगे उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अभी आपस में एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह के मतभेद को बैठ के हम निपटा लेते हैं और मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है। व्यक्तियों के बीच में मतभेद नहीं होना, और ऐसा मेरा सोच है कि हम ऐसे किसी भी रास्ते को ना अपनाएंगे ना उस पर चलेंगे। एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर एसएन गौतम साहब, आप मतदाताओं को, नागरिकों को क्या संदेश देना चाहिए? आप मतदाताओं को, नागरिकों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आप लोगों के बीच में एक बात मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट तौर पर, जब इलेक्शन होता है, लोक प्रभावन, मन को ललचाने वाले छोटे छोटे लालच दे करके जो पार्टियां आपको बरगलाती हैं और आपका मत लेकर के दुरुपयोग करती हैं, आप सब लोगों से निवेदन है, खासकर उन लोगों से जो इस तरह की मानसिकता में बह जाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने मत को जब भी दें, ये सोच के दें कि आप जो कदम उठा रहे हैं आने वाली आपकी पीढ़ियों के भविष्य के लिए उठाया जाता है। चुनाव हम हर समय अपने राष्ट्र के निर्माताओं के हाथों में सशक्त बनाने के लिए हम मतदान अपना करते हैं। मेरा आप लोगों से पुनः है कि अपने किसी भी तरह के लालच को एक तरफ रख के भारत के संविधान और भारत के संविधान के प्रति अपना ईमानदारी के साथ मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ आपको एकजुट होना चाहिए। जो मैं देख रहा हूँ आज के समय में एक नौजवान पीढ़ी अलग से उभर के आ रही है, जिसका नेतृत्व आज के आने वाले नौजवान करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा लोकतांत्रिक जनता दल ऐसे नौजवानों के साथ में जुड़कर एक अच्छा सहयोगी बने, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, जिसमें आज के नौजवानों में विपक्ष में रहते हुए, लेकिन उन्हें भी अनुशासित होना पड़ेगा, उन्हें परिवारवाद से बाहर आना पड़ेगा। उनका परिवारवाद हमारे लिए विकास में बहुत बड़ी रुकावट होता है, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे आपके राहुल जी हो, कोई भी हो, इस छाप से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम राष्ट्र के निर्माता बनना चाहते हैं। हम परिवार के लिए कुछ करें, ये हमारे लिए निंदनीय होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और इसी रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने लोकतांत्रिक जनता दल को अलग रखा है, क्योंकि हम यहाँ से ईमानदारी के साथ अपनी बात कहने का साहस रखते हैं। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर एसएन गौतम। अगली बार फिर किसी एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय भीम।